हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड आपकी प्रिपरेशन अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। आई नो देर आर ओनली फ्यू डेज लेफ्ट, सो प्लीज डू नॉट पैनिक एंड अपनी रिविजन को बहुत अच्छे से कीजिए। एज यू नो दैट वी आर रनिंग अ सीरीज जहां पे हम एमसीक्यूज के द्वारा आपके सभी टॉपिक्स के यहाँ पर रिविजन करवा रहे हैं। सो द टॉपिक ऑफ टुडे विल बी डेटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन इज वन ऑफ दोज टॉपिक जिसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और उसके टिप्स और ट्रिक्स को अच्छे से समझ लोगे तो दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जिससे आप एक भी नंबर को यहाँ पर गवाओगे नहीं। सो भाई, डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है? बेसिकली इसके अंदर आपके पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी जाती है दैट माइट बी विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, चार्ट्स, बार ग्राफ और एनी लाइन ग्राफ एक्सेट्रा। अब इसके बदले आपको क्या दिया जाता है? कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। Now these questions might be related to percentages, ratios or even some other mathematical operations as well. Now आपको करना ये होता है कि पहले आपको इस पर्टिकुलर चार्ट या फिर जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है एंड इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस आपके पास है वो आपको अच्छे से सॉल्व करने होते हैं। सो इफ यू आर गुड एट सम ऑफ द मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस देन यू आर गुड टू गो। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और कोई भी इंफॉर्मेशन को वहां पर स्किप नहीं करो। क्लियर? यस मैम। Before moving further, I want to introduce you to some of the courses that are available on our website. अगर आप नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो देर आर कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल फॉर यू। आपके लिए टेस्ट सीरीज और पास्ट पेपर्स कंप्लीटली सॉल्व भी आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी, एबीएसटी, ईएएफएम और बीएडीएम आपके लिए भी कुछ कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। इवन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएचईएससी कॉमर्स आपके लिए भी यहाँ पर क्रैश कोर्स अवेलेबल है। Without any further ado, let's begin our today's lecture with the very first question. So, the very first question is in front of you. आपके पास कुछ information यहाँ पे दी हुई है and there's a particular chart that has been given. So, based on this particular table, you have to answer the following questions from 33 to 35. The question says, there are total 400 candidates applying for admission to one of the courses F, C1, C2, C3, C4 and C5 for their study. The given table shows the percentage of number of all the 400 students admitted to these courses. कोर्स 1 में यहाँ पे क्या है 15% एडमिशन हुई है, कोर्स 2 में 10, कोर्स 3 में 25, 4 हैज गॉट 30% एंड कोर्स 5 हैज गॉट 20%। सो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से बेस पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको एक एक करके देख लेते हैं एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस एज वेल। So in the very first question, you have to say the sequence in increasing order of the number of students in these courses are. बेसिकली आपको यहाँ पर ये बताना है कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अलग अलग कोर्सेस में यहाँ पे एनरोल किया हुआ है उसको आपको नंबर में लिखना है और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, दैट इज फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। लेट्स सी कौन कौन इसका यहाँ पर सही आंसर देता है। आपके पास यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शन है, सो रीड केयरफुली एंड आंसर योर पर्टिकुलर क्वेश्चन। याद रखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बस करना ये है कि जो भी परसेंटेज है उसको आपको नंबर्स में लेके आना है और उन नंबर्स को बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर अरेंज करना है। सो नाउ लेट्स चेक आउट द आंसर। यस, इफ यू आर गिवन योर आंसर एज सी देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। देख लेते हैं किस तरीके इसको सॉल्व किया जाता है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने 400 है। C1 में कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया हुआ है? इट इज 15%। जब भी आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है उसको ब्रेक डाउन कर लो तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 400 का 15% कैसे आप ब्रेक डाउन करोगे? इट विल बी 10 + 5। 400 का 10% कितना होता है? इट इज 40 एंड 5% विल बी हाउ मच? इट विल बी 20। सो टोटल विल बी हाउ मच? 60 ओवर हियर। एंड सिमिलरली अगर आप आगे करते जाओगे तो C2 दैट इज कोर्स 2 में हमारे पास 10% विच इज नथिंग बट 40
एंड 25% कितना होगा, इट इज 20 प्लस 5, दैट इज 400 का 20% विल बी 80 एंड 5% विल बी 20, सो 80 प्लस 20 विल बी हाउ मच, इट विल बी 100. Similarly 30% is 4 3s are 12, that is 120 and 20% will again be 80. yes, so हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखते जाना है. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे वी हैव 40 and then it will be 60, that is 40 60 and then we have got 80, then 100 and then 120, and therefore the solution for this particular question will be option number C. I hope आप सबने यहाँ पर सही से आंसर दिया है. Now moving on to the next question from this particular information. The question says the ratio of number of candidates in course 3 to the number of candidates in course 5. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आई होप आप सब लोग इसको इजीली आंसर कर पाओगे. फटाफट से अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में लिखते जाइए. सो लेट्स सी क्या इसका पर्टिकुलर आंसर है. एज इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी विल जंप टू द सॉल्यूशन नाउ. हमको क्या बताना था, यहाँ पर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन कोर्स 3 टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन कोर्स 5 हमें बताना था. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कोर्स 3 में हमने ऑलरेडी देख लिया था. 25% कितना था 400 का, इट वाज 100. यस, और हमें क्या बताना है, C5 का देखना है. C5 यानी 20%. 400 का 20% इज 80. अब सिंपली इसको रेशियो में लिख लो. इट इज 100:80. 0 and 0 will get cancelled. 2 4s are 8, 2 5s are 10. And 5/4 is your answer, which is the option number B. Yes, very simple. Yes, ma'am. Moving on to the next question from this information. You have to tell us the sequence of admitted number of candidates in order of course from C1 to C5 is. Simply जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा. यहाँ पे हमें C1 से C5 तक जो ऑर्डर है उसी को यहाँ पर बताना है. अगेन यू हैव टू डू नो कैलकुलेशंस, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में आपने ऑलरेडी किया हुआ है. फटाफट अपने सीक्वेंस को देखो और यहाँ पे राइट आंसर को बताते जाओ. वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स. यस, द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. बस आपको यहाँ पर सीक्वेंस में बताना है फ्रॉम C1 टू C5. पहले में था 60, देन था हमारे पास 40, देन वी हैड 100, देन वी हैड 120 एंड फाइनली वी हैड 80. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. यस, मैंने पहला वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ही हुआ है ताकि अपने पेस को यहाँ पर बढ़ा सको और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे भी मूव करते जाएंगे. यस, moving on to the next question. The question says the following graph records the number of employees joined and left the company in the month of April from the period of 2005 to 2009. The initial number of employees in the company is 1000. यहाँ पर 2005 से 2009 तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है और कितने लोगों ने यहाँ पर कंपनी को ज्वाइन किया है और कितने लोगों ने यहाँ पर कंपनी को छोड़ा है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है. आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ज्वाइनिंग को उन्होंने यहाँ पे सर्कल से डिनोट किया है एंड जितने भी लोगों ने छोड़ा है उसको उन्होंने यहाँ पे ट्रायंगल से डिनोट किया है. दिस इज क्लियरली अ लाइन बार ग्राफ ओवर हियर. सो देख लेते हैं इससे रिलेटेड हमारे पास क्या सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 2005 टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 2006 इज व्हाट. आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको बताना है ये पर्टिकुलर रेशियो क्या होगा. दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. आई होप आप सब लोग यहाँ पर इजीली आंसर कर पाओगे. सो फटाफट से देखते जाइए कि कितने हमारा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 2005 में और 2006 के अंदर, और उसका रेशियो देखिए और अपने आंसर्स को यहाँ पर लिखते जाइए. सो लेट्स सी व्हाट्स द राइट आंसर. यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 21:19. सो किस तरीके से हमें आंसर मिला. 2005 में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, हमने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास इनिशियली 1000 एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर थे. सो हम यहाँ पे 1000 लिख लेंगे. इस पर्टिकुलर ईयर में कितनी ज्वाइनिंग हमारे पास हुई, इफ यू लुक ओवर हियर ज्वाइनिंग इज डिनोटेड बाय सर्कल. एंड कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, यहाँ पर 200 लोगों ने ज्वाइन किया है. और कितने लोगों ने यहाँ पर कंपनी को छोड़ा था, इट इज 150 पीपल. सो इफ वी
कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग 1000 प्लस 50 दैट इज 200 माइनस 150 तो 50 हो जाएगा और 1000 प्लस 50 विल बी 1050. सो 2005 के अंदर हमारे पास कितने लोग थे? वी हैड 1050 कैंडिडेट्स ओवर देयर. एंड वही अगर हम 2006 में देखें तो जब भी आपको नेक्स्ट ईयर का देखना होता है, आप पहले ईयर में कितने एम्प्लॉयज थे वो चेकआउट करते हो. सो वी हैड 1050 एज द इनिशियल एम्प्लॉयज इन द कंपनी. इस पर्टिकुलर ईयर में कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? अगेन सर्कल इज व्हाट डिनोटेड बाय ज्वाइनिंग एंड इट इज 150. और कितने लोगों ने कंपनी को यहां पर छोड़ा है? पहले इसको ऐड कर लो, इट विल बी 1200 और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कितना करना है? इट विल बी 250 ओवर हियर. क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लियरली आप देख रहे हो ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय लीविंग ऑफ द कंपनी एंड इट इज 250 ओवर हियर. सो 1200 माइनस 250 कर लोगे तो यू विल गेट 950. सो इसको रेशियो में देख लो, 1050 is to 950. Calculate this particular thing, 0 and 0 gets cancelled, and if you calculate this by dividing it by 5, you will be getting 5 2s are 10, 5 1s are, and 5 1s are 5, 5 9s are 45. So 21 is to 19 is what is your answer for this particular question. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना था कि इनिशियल ईयर के अंदर हमारे पास कितने एम्प्लॉयज थे. यस, 1000 थे, 1000 में अपना एड माइनस कर लिया. फिर इसी चीज को आप क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर में प्रोसीड करते लेते जाओगे. क्लियर दिस थिंग. इसी तरीके से अगर आपको 2008 एंड 2009 का पूछा जाता तो आपको सभी ईयर्स का यहाँ पे कैलकुलेशन करना होता और फिर ही आप क्या कर सकते थे, अपने आंसर को यहाँ पर लिख सकते थे. क्लियर? यस मैम. Now, moving on to the next question, where you have been asked to find the how many employees were serving in the company in 2005. Very simple question. हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया हुआ है. आई होप आप सब लोग इसका आंसर इजीली दे पाओगे. वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स. जिससे आपको आंसर्स आते जाए, चैट बॉक्स में यहाँ पर अपने आंसर्स को ड्रॉप करते चाहिए. Yes, the right answer over here is option number A, that is 1050. हमने ऑलरेडी अच्छे से कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन में की हुई है. दैट इज 1000 प्लस 200 हमने किया, दैट इज 1200 एंड इसमें से हमने क्या किया, 150 को माइनस किया, दैट इज जितने लोगों ने छोड़ा था एंड वी विल गेट आवर आंसर एज 1050. क्लियर? यस मैम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ईयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वाज मैक्सिमम. यहाँ पे हमें बताना है कि भाई 2005, 7, 8 या 9 में कहां पे यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे पास एम्प्लॉयज देखने को मिल रहे हैं. अब जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, उसी तरीके से आपको क्या करना है, ऐड माइनस करते हुए जाना है एंड सभी ईयर्स में कितने एम्प्लॉयज है वो चेकआउट करना है. और उन सब में से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज आपको किस पर्टिकुलर ईयर में देखने को मिल रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना है. लेट्स चेक आउट कौन कौन इसका सही आंसर देता है. Yes, the answer over here will be. So let's check out what the answer will be. Yes, the answer over here is option number A, that is in the year of 2005. So let's check out किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा. हमारे पास इनिशियली कितने एम्प्लॉयज थे, वी हैड 1000 एम्प्लॉयज. हमने 2005 का कैलकुलेट किया था, वी हैड 1050 एम्प्लॉयज एंड इन द ईयर ऑफ 2006 वी हैड 950 एम्प्लॉयज. देन 2007 में क्या हुआ, यहाँ पर 100 लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया और क्या हुआ, 200 लोगों ने क्या किया, कंपनी को छोड़ के चले गए थे. And so if we calculate 950 plus 100 will be 1050 and minus 200 we will get as 850. Then in the year of 2008 there were 150 new joinees and the number of candidates who left the company were 100. So again if we calculate it we will get the answer as 950. And finally in the year of 2009 what happened, 2009 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ 100 लोगों ने ज्वाइन किया पर 200 लोगों ने क्या किया, कंपनी को छोड़ के चले गए. So again, if we calculate this, we will get our answer as 800. So 2005 में हमारे पास 1050, then we had 950, then we had 850, then again 950, and finally in the year of 2009 we had 800 employees. हमें क्वेश्चन में बताना था कि मैक्सिमम एम्प्लॉयज किस पर्टिकुलर ईयर में हमें देखने को मिल रहे हैं. एंड इट्स वेरी सिंपल फ्रॉम द डेटा कि भाई 2005 के अंदर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर है. यस.
यस मैम. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर हमारे पास वेन डायग्राम के थ्रू क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर आंसर करना है. Answer the questions from 31 to 35 based on the following data that has been given with the help of the given figure. यहाँ पर A, B, C तीन हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है. अब भाई ये A, B, C क्या बताता है? A is represented as 30, which represents the total number of students in class studying physics. B represents total number of students studying chemistry, but इसका नंबर हमें यहाँ पर पता नहीं है. एंड वही सी में हमें 40 नंबर दिया हुआ है, विच रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथमेटिक्स. यहाँ पे आप इसको चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज ए इज फॉर फिजिक्स एंड बी इज फॉर केमिस्ट्री एंड सी इज फॉर मैथ्स करके. यस आगे हमें दिया हुआ है दैट 12 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स. 16 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स. And 4 such students are there who are studying all the 3 subjects, that is maths, physics and chemistry. फर्दर आपके पास जो भी 31 से लेकर 35 क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और अपने आंसर्स को लिखते हुए जाना है. बट बिफोर मूविंग ऑन टू द फर्दर क्वेश्चंस, जब भी आपके पास इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी होती है और आपके पास वेन डायग्राम होता है, तो ये जो भी नंबर्स आपको इंफॉर्मेशन में दी हुई है उसको आप क्या करो, यहाँ पर चार्ट में लिखते जाओ. सो लेट्स स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग देम. यहाँ पे हमारे पास ए मतलब क्या है, इट्स फिजिक्स. सो फिजिक्स के लिए हमारे पास क्या है, 30 है. बी इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वैल्यू हमें पता नहीं है, फिलहाल इसको नील छोड़ दो. एंड देन सी इज नथिंग बट योर मैथ्स एंड इट इज इक्वल्स टू 40. सो यहाँ पर फिलहाल के लिए 40 लिख दीजिए. यस यस मैम. एंड देन 12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं. सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का यहाँ पर मर्जर पे पी है. सो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 12 हो जाएगी. तो आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, 12 लिख सकते हो. Yes, and in the similar manner, we have 16 students who are studying chemistry and maths. So this is chemistry and this is maths. So chemistry and maths के मर्जर पे हमारे पास R है. This represents how much? It represents 16 students. तो यहाँ पर आप 16 लिख लो. वही हमारे फिजिक्स और मैथ्स का मर्जर हमें पता नहीं है, तो Q की वैल्यू को फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल सकते हो. Yes, एंड 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं. So, सभी सब्जेक्ट का मर्जर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर S से रिप्रेजेंट हुआ है, विच इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 4. यस, सो विद द गिवन डेटा वी हैव टू सॉल्व ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ नो स्टूडेंट इज स्टडिंग केमिस्ट्री अलोन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग केमिस्ट्री. अब भाई यहाँ पे देखो हमारे पास ये केमिस्ट्री का सर्कल है. यहाँ पे हमारे पास केमिस्ट्री की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पता नहीं है, पर बाकी सारी चीजें हमारे पास है. और यहाँ पर एक और चीज मेंशन की गई भाई कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे क्या है, यहाँ पर 0 है. तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग केमिस्ट्री. फटाफट से अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में लिखते जाइए. जब भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, आप वेन डायग्राम के थ्रू ही क्या कर सकते हो, 90% आपके आंसर्स क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं. सो लेट्स सी कौन कौन इसका आंसर यहाँ पे सही देता है. So I hope आप सबने आंसर्स दे दिए होंगे. Let's check out what the answer is. Yes, if you are given your answer as C, then you are absolutely right. So किस तरीके से मिला हमें आंसर, देखो केमिस्ट्री का सर्कल ये है, तो केमिस्ट्री के सर्कल में जो भी नंबर्स आएंगे उन सबको क्या करोगे, सिंपली आप ऐड करते जाओगे. P was what? It was equals to 12. R was what? It was 16. And S was what? It was equals to 4. So 12 plus 16 plus 4 इन तीनों की जब आप ऐड कर लोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. कितने बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके लिए आप क्या करोगे, केमिस्ट्री के सर्कल के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबको सिंपली आप ऐड कर लोगे. आई होप सबको ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है. So let's move to the next question. It says, if students studying physics and maths and physics, chemistry and maths are equal to 14 in number, then what is the value of Q? देखिए जैसे कि हमने ऑलरेडी जब वेन डायग्राम में सब नंबरिंग कर रहे थे, हमको Q की वैल्यू यहाँ पे पता नहीं थी. हमें क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों को मिला के पढ़ने वाले बच्चे इज इक्वल्स टू 14, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q. क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए और अपने आंसर को लिखिए. It
इट्स वेरी सिंपल। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को समझोगे और यहाँ पे क्या पूछा गया है उसको आप यहाँ पर लिखते जाओगे। So let's see what the answer will be. Yes, if you're given your answer as C, then you are absolutely right over here. देखिए यहाँ पे क्या है, फिजिक्स प्लस मैथ्स। फिजिक्स ये है, मैथ्स ये है। फिजिक्स प्लस मैथ्स का मर्जर क्या है, यहाँ पे क्यू है। यस, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के मर्जर को यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, इट इज एस। सो क्यू प्लस एस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे 14 दिया हुआ है। सो क्यू की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, पर एस की वैल्यू हमें पता है विच इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 14। सो सिंपली क्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी 14 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 10। यस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से यहाँ पे समझो कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। So let's move on to the next question, where we have been asked what is the total number of students in the class। अब भाई हमारे पास सारी चीजें तो यहाँ पे है, पर कुछ कुछ चीजें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो जो चीजें प्रेजेंट नहीं है उन सबको यहाँ पे फाइंड आउट कर लो और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं वो यहाँ पे बताते जाओ। द ऑप्शंस गिवन आर 52, 60, 46 एंड 63। देखते हैं कौन कौन इसका यहाँ पे सही आंसर देता है। So let's check out what the answer is. Yes, if you have mentioned your answer as option number C, that is 56, then you are absolutely right. अब भाई किस तरीके से ये सॉल्व होगा, देखिए हर एक सर्कल को यहाँ पे कंप्लीट करते जाइए जहां जहां आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर्स दिख रहे हैं। ए क्या था, हमारा फिजिक्स था, बी वॉज केमिस्ट्री एंड सी वॉज मैथ्स। अब देखिए ए में हमारे पास पी की वैल्यू भी है, एस की वैल्यू भी है, क्यू की वैल्यू भी है, पर सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं वो हमें पता नहीं है। यस, तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स लिख लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों को हम लोग वाई लिख लेंगे, और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हमें ऑलरेडी पता है दैट इट इज इक्वल टू 0। यस, तो देखिए पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं। ए के ब्रैकेट में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, इट इज एक्स, पी, एस एंड क्यू। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स, पी, एस एंड क्यू। टोटल ए के बच्चे कितने थे, इट इज इक्वल्स टू 30। एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, पी वॉज इक्वल्स टू वॉट, इट वॉज इक्वल्स टू 12। यस, एस वॉज 4 एंड क्यू इज इक्वल टू वॉट 10। सो जैसे आप इस चीज को सॉल्व कर लोगे आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 30 माइनस 26 विच विल बी इक्वल टू 4। तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4। इन द सिमिलर मैनर सिर्फ मैथ्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बी का ऑलरेडी हमें पता है तो हम सिर्फ सी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो सी इज इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू क्यू प्लस एस प्लस आर प्लस, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे वाई आ जाएगा। And C was equals to what? It was equals to 40. Again, Q is equal to what? Q is nothing but 10. Yes, S is equals to 4. R was equal to 16 and Y हमें पता नहीं है. So, Y is equal to क्या आ जाएगा? 40 minus 30 which is equals to 10. तो हमें Y की वैल्यू भी हमें मिल गई which is equals to 10. तो भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, जो भी चीजें फटाफट उसको यहाँ पे लिखते जाओ। जैसे कि ए के ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या था, इट वॉज 4। यस, सो 4 प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, इट इज इक्वल्स टू 12, क्यू वॉज इक्वल्स टू 10, आर इज इक्वल्स टू 16 एंड एस इज इक्वल्स टू 4। यस, एंड वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इट इज इक्वल्स टू अगेन 10। यस, सो सभी चीजों को जब आप ऐड कर लोगे व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट योर आंसर एज व्हाट, यू विल गेट योर आंसर एज 56। यस, सिंपल। एक और बार इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। देखिए देखिए टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सिंपली हमें क्या करना था, सभी सर्कल्स में जो भी नंबर्स आएंगे उसको यहाँ पे लिखते जाना था। यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे ऑलरेडी 0 थे, तो सिर्फ फिजिक्स और सिर्फ मैथ्स को हमने फाइंड आउट कर लिया और सभी नंबर्स को क्या कर लिया, हमने ऐड कर लिया। यस, सिंपल, फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
The next question says, what is the percentage of students studying physics? कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं? अब भाई फिजिक्स कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसको देख लो. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर लिया, उसको चेकआउट कर लो. तो उसके हिसाब से आपको परसेंटेज कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा. लेट्स सी कौन कौन इसका यहाँ पे सही आंसर देता है. यस, द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 53. किस तरीके से मिला? अब भाई फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? इट इज इक्वल्स टू 30. और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था, इट वाज इक्वल्स टू 56. सो 30 डिवाइड बाय 56, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे. तो इसका अप्रोक्स आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी समथिंग इक्वल्स टू 53.5, विच अगेन वी विल कंसिडर एज 53 क्योंकि हमारे पास 54 यहाँ पर ऑप्शन में मेंशन नहीं है. यस, यस मैम. सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, पर आपको करना क्या होता है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है और सभी नंबर्स को अगर आप अच्छे से लिखते जाओगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस. यस, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. The next question says, what is the ratio of the number of students studying only physics to the number of students studying only maths? Again, a very simple question. फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में लिखते जाओ. So let's check out what the answer is. Yes, the answer over here is option number B, that is 0.4. Yes, so किस तरीके से हमें 0.4 आया? Let's check out that thing. हमें क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग ओनली फिजिक्स टू द स्टूडेंट्स स्टडिंग ओनली मैथमेटिक्स. हमने ऑलरेडी x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की हुई है. क्या है x की वैल्यू, दैट इज ओनली फिजिक्स की वैल्यू, इट वाज 4. एंड ओनली मैथ्स की वैल्यू हमें पास कितनी आई थी, इट वाज 10. सो इट्स वेरी सिंपल, 4 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, इट इज 0.4. यस, सो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था अगर आपने ओनली फिजिक्स एंड ओनली मैथ्स का आंसर वहां पे सही से फाइंड आउट किया था तो. So let's move on to the next question. Now, in the next particular question, you have been given a particular table, and based on this table and the information given below, you have to answer the following questions. देख लेते हैं क्या सारी information और table हमें क्या क्या चीजें बताता है. The question says, given below is a table showing the percentage of total number of students, which is equals to 800, who are ranking to 5 extracurricular activities based on their preferences. Rank 1 is the highest. अब भाई डिबेटिंग, स्पोर्ट्स, पोएट्री, डांसिंग एंड सिंगिंग में कितने सारे बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और हर एक रैंकिंग के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई है. यहाँ पे रैंक 1 हमें 5 पॉइंट्स दर्शाता है, रैंक 2 रिप्रेजेंट्स 4, रैंक 3 रिप्रेजेंट्स 3 पॉइंट्स, रैंक 4 रिप्रेजेंट्स 2 पॉइंट्स एंड रैंक 5 रिप्रेजेंट्स 1 पॉइंट. So, based on all the information that has been given over here, you have to answer the questions that have been asked. Yes? So, एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं. पहला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? It says, which activity has received highest number of points? किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर आपके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स है? याद रखिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए, इट इज व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव द रैंकिंग. कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रैंकिंग दी हुई है वो हमारे पास है. हमारे पास नंबर्स के अंदर कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है. सो यहाँ पे अच्छे से देखते चाहिए कि किस पर्टिकुलर एक्टिविटी में नंबर्स में सबसे हाईएस्ट यहाँ पे स्कोर किया है. So let's see what the answer will be over here. Yes, the answer over is option number B, that is dancing.
अब भाई डांसिंग ने किस तरीके से यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे स्कोर किए हुए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पर्टिकुलर रैंक है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय वो पर्टिकुलर स्कोर्स करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन देखती जाऊँ, फर्स्ट आई हैव गॉट डिबेटिंग। डिबेटिंग में सबसे पहला रैंक में हमारे पास कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है, वी हैव गॉट 14 विच इज इक्वल टू 0.14 बिकॉज ये परसेंटेज के फॉर्मेट में है। यस, सो 0.14 इंटू 5 पॉइंट्स। इन द सिमिलर मैनर सेकेंड नंबर में हमारे पास कितना है, दैट इज सेकेंड रैंक में हमारे पास 24 परसेंटेज स्टूडेंट्स है। अब चाहो तो यहाँ पे सब में क्योंकि परसेंटेज है तो अब सिंपली 14, 24, 22 इस तरीके से भी लिखते जा सकते हो। सो 14 इंटू 5 देन प्लस 24 इंटू 4, क्योंकि सेकेंड रैंकिंग में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 स्कोर है या फिर 4 पॉइंट्स है। एंड देन 22 इंटू 3 एंड प्लस 23 इंटू वॉट 2 एंड देन 17 इंटू 1। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके फाइनली जब ऐड कर जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट योर आंसर एज व्हाट, यू विल गेट योर आंसर एज 295। अब देखो इन सभी चीजों को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे 800 के साथ, 800 इज नथिंग बट व्हाट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एक्चुअल स्कोर यहाँ पे मिल जाएगा। पर आप चाहो तो उस 800 को क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्किप कर सकते हो, क्योंकि हर एक एक्टिविटी में हमें क्या करना है, इसी नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको स्किप भी कर लोगे तो भी यहाँ पे चलेगा। तो skipping 800, what was the answer we got for debating? It was 295। उसी तरीके से डांसिंग के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज 26 इंटू 5, 19 इंटू 4, दिस 18 इंटू 3, 17 इंटू 2 एंड 20 इंटू 1। सो इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यू विल गेट इट एज 314। And similarly for poetry if you do the thing, you will get your answer as 293, and finally if you go for singing you will be getting your answer as 311। यस, सो सिंगिंग में हमारे पास 311 है। तो भाई सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स किसने स्कोर किया है, यस इट्स ऑब्वियसली डांसिंग विच हैज गॉट 314 पॉइंट्स। रिपीटिंग इट अगेन, एक्चुअल में हमें करना क्या था कि भाई सबको यहाँ पर उनके पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके वापस से 800 भी मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 800 है। एंड इन द सिमिलर मैनर परसेंटेज का यूजुअली मतलब क्या होता है, 0.14, 0.24 इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना था। बट आप चाहो तो इस पॉइंट को यहाँ पे स्किप करके भी आंसर्स को फाइंड कर सकते हो। हमने 800 को इसलिए स्किप किया क्योंकि हर एक चीज को अल्टीमेटली मुझे 8 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तभी भी मुझे आंसर वही मिलेगा, दैट इज 8 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तभी भी जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो यहाँ पर डांसिंग ही होगा। क्लियर विद दिस थिंग? यस मैम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी स्टूडेंट्स गिव फोर्थ रैंक टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो भी फोर्थ रैंक के अंदर, वो चीज हमें यहाँ पर बतानी है। सो देखते हैं कौन कौन इसका यहाँ पे सही आंसर देता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यस, द आंसर ओवर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 160। बहुत ही सिंपल, 20% है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 800 है। सो 800 का यहाँ पर 20% कितना हो जाएगा, इट्स सिंपल, इट्स 160। यस, यस मैम। सो so moving on to the next question, which says which extracurricular activity is considered the least important, that is the activity which received the least number of points. The options given are poetry, singing, dancing and sports. Again it's very simple, अगेन इट्स वेरी सिमिलर टू योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हमने ऑलरेडी काफी सारी चीजें वहां पे फाइंड की हुई है, आपको बस यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को फाइंड करना है और देखना है कि कौन से पर्टिकुलर एक्टिविटी ने यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर स्कोर किया है। वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स कि कौन कौन, वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए और बताइए सबसे कम यहाँ पर किस पर्टिकुलर एक्टिविटी ने यहाँ पे स्कोर किया है। सो व्हाट्स द आंसर ओवर हियर? यस, इट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पोर्ट्स। हमारे पास ऑलरेडी बाकी सारे एक्टिविटी के नंबर्स यहाँ पे है, सिर्फ स्पोर्ट्स का हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। हाउ विल यू कैलकुलेट? अगेन 18 इंटू 5, 15 इंटू 4,
25 इंटू 3, 20 इंटू 2 एंड 22 इंटू 1. सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लोगे, व्हाट विल बी द आंसर दैट यू विल बी गेटिंग? इट विल बी 287. अब क्लियरली आपके पास सारी चीजें हैं. देख लो सबसे कम किस पर्टिकुलर एक्टिविटी ने स्कोर किया है. Yes, it's from the activity of sports, and therefore your answer over here will be option number C. Clear with this thing? Now, moving on to the next question. The question says, what is the ratio of number of students who gave poetry in rank 1, rank 3 and rank 4 to the number of students who gave debating in rank 3, 5 and 1? देखते हैं कौन इसका यहाँ पे सही आंसर देता है. अच्छे से देखो, रेशियो में आपको यहाँ पर किन किन रैंक्स को और किस पर्टिकुलर एक्टिविटी से यहाँ पे पूछा गया है उस चीज को अच्छे से देखो और यहाँ पर आंसर मेंशन करते जाइए. There is no need to find over here the number of students. आप सिंपली परसेंटेज को भी अगर ऐड कर लोगे और रेशियो को फाइंड कर लोगे तभी भी आपको आंसर यहाँ पे इजीली मिल जाएगा. So let's see what the answer will be. Yes, the answer over here will be option number D, that is 61:53. देखिए, we have been asked over here poetry is to debating, और पोएट्री में हमें कौन कौन से रैंक्स देखने हैं. इट्स 1, 2 and 4. 1 is what? It's 22. 2 is 18 and 4 is how much? It is equals to 21. So if you add all of them, you will be getting your answer as what? It will be 61. और वही डिबेटिंग में हमें पूछा गया है फॉर 3, 5 and for 1. So debating में देख लो, 3 is how much? It's equals to 22, 5 is equals to 17 and 1 is equals to 14. So इन तीनों ही नंबर को जब आप ऐड कर लोगे, what will be getting? You will be getting as 53. अगर हमें एक्चुअल में इसको फाइंड करना होता तो हम क्या करते, हम 800 इंटू इतना परसेंटेज, 800 इंटू 18%, 800 इंटू 21% करते तो हमें नंबर्स में मिलता. और फाइनली जब आप उसको ऐड करते तब आपको यहाँ पे पोएट्री में कितना मिलता? यू विल बी गेटिंग एज 488 एंड वही डिबेटिंग में आपको मिलता 424. तो इन दोनों को भी जब आप सिंप्लीफाई करते तभी भी आपको आंसर मिलता 61:53. अभी भी आपको आंसर क्या मिलेगा? 61:53 ही मिलेगा. सो इतना बड़ा ना करते हुए आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको सिर्फ परसेंटेजेस को ऐड कर लोगे तभी भी आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. DI यही है. DI इज नथिंग बट टू अंडरस्टैंड द टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ यू हैव टू सॉल्व. काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको डिटेलिंग में थोड़ा बहुत यहाँ पे सॉल्व करना होता है, बट काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पे आपको कुछ भी ना सॉल्व करके भी क्या मिलता है, आपको अपना सोल्यूशन भी मिल जाता है. जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा, हमने सिर्फ परसेंटेजेस को ऐड कर लिया, हमें आंसर मिल गया, जहाँ पे हमें कोई भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी. क्लियर विद दिस थिंग? यस मैम. The question says, what is the difference between the number of students who gave rank 2 to debating plus dancing and the students who gave third rank to singing plus dancing? बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. अच्छे से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और अपने आंसर्स को मेंशन करते जाइए. Yes, the answer over here is option number A, that is 40. हमें क्या बताना था, यहाँ पे रैंक 2 को देखना था किस किस एक्टिविटी का, डिबेटिंग एंड डांसिंग का. डिबेटिंग में यहाँ पे सेकंड रैंक में कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है, वी हैव 24 एंड वही डांसिंग में कितना है, हमारे पास 19 है. सो 24 प्लस 19 विल बी हाउ मच? इट विल बी इक्वल्स टू 43 एंड 800 का 43% कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 344. और वही यहाँ पे थर्ड रैंक देखना था सिंगिंग और डांसिंग का. सिंगिंग में थर्ड रैंक में हमारे पास कौन कौन है? इट इज 20%. यस. एंड डांसिंग में कितना है? इट इज 18%. सो 18 प्लस 20 विल बी हाउ मच? इट विल बी इक्वल टू 38%. एंड 800 का यहाँ पे 38% कितना हो जाएगा? आप चाहो तो 30% पहले कर सकते हो, 8% बाद में कर सकते हो, फिर ऐड करके करोगे तभी भी आपको आंसर इजीली मिल जाएगा. इट इज 304. सो हमें करना क्या था, इन दोनों ही चीजों का यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना था. सो व्हेन यू सब्सट्रैक्ट 344 विथ 304, व्हाट विल यू गेट? इट्स वेरी सिंपल, इट्स 40.
यस, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है कि क्या सारी चीजें पूछी हुई है। क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर्स में बताना था, तो हम लोग सिर्फ परसेंटेज को यहाँ पे नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने परसेंटेज फाइंड करके यहाँ पे उसको 800 से मल्टीप्लाई भी किया है। क्लियर विद दिस थिंग? यस मैम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव बीन आस्क्ड हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेव फर्स्ट रैंक टू डांसिंग। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर यहाँ पे देता है। Yes, the answer over here is option number B, that is 208. कैसे मिला हमें आंसर? वेरी सिंपल, रैंक वन में डांसिंग के कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स है? इट्स वेरी सिंपल, डांसिंग में रैंक वन को देखो, इट्स 26%, एंड 26% इंटू 800 कितना हो जाएगा? यू कैन सिंपली फाइंड एज 25% प्लस 1%। 25% 800 का कितना होगा? इट विल बी 200, एंड 1% इज नथिंग बट 8। सो 200 प्लस 8 इज इक्वल टू 208। जब भी आपको परसेंटेजेस फाइंड करने होते हैं, आप चाहो तो इस तरीके से स्प्लिट करके फाइंड करोगे, तो आपको आंसर और जल्दी यहाँ पर मिलता है। क्लियर विद दिस थिंग? सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। Now, in the next particular question, you have been given some of the details, and based on this particular details, you have to answer the following questions. क्या सारी डिटेल्स दी हुई है देख लेते हैं। We have got total number of candidates appeared for the examination as 7553, and then total number of subjects, यानी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर क्या हुआ है, 7553 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एनरोल किया है। दैट इज इतने सारे बच्चों ने क्या किया है, यहाँ पे एग्जाम लिखा है। और कितने सब्जेक्ट्स में? वी हैव 5 सब्जेक्ट्स ओवर हियर। दोज हु पास्ड ऑल द सब्जेक्ट्स, यानी सभी सब्जेक्ट्स में जो बच्चे पास हुए, इट इज 1690, and the students who have failed in all the subjects is 682. The students who have failed only in 2 subjects is 2144. Number of students who have failed only in 1 subject is 923. And the students who failed in only 3 subjects, यानी 3 subjects में fail होने बच्चे यहाँ पे 0 है। So based on this particular information, let's solve the following questions. The first question says, how many candidates failed at least in one subject? एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने बच्चे यहाँ पे हैं, हमें वो चीज यहाँ पे बतानी है। यू हैव बीन गिवन ऑप्शंस ओवर हियर, लेट्स सी कौन इसका आंसर यहाँ पे सही देता है। यस, द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5863। इस तरीके से आंसर हमें मिला। देखिए, हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, आप क्या कर सकते हो, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री चीज यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एटलीस्ट फेल्ड इन वन सब्जेक्ट? कि भाई मुझे सभी सब्जेक्ट्स में क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे पास होना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन ऑल द सब्जेक्ट्स, इन दोनों को आप माइनस कर लोगे तो आपको मिल जाएगा एटलीस्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे कितने थे। सो 7553 माइनस 1690 जब आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे, यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5863। यस, at least failed in one subject is equal to total number of students minus what? Number of students who passed in all the subjects. Yes? Yes, ma'am. Now, moving on to the next question, which says, how many candidates passed in 3 subjects only? सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में पास होने वाले बच्चे यहाँ पर कितने हैं? अगेन इफ यू रीड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे देखिए क्या सारी चीजें दी हुई है, और देखिए कि कौन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द ऑप्शंस गिवन आर कंप्लीटली रॉन्ग ओवर हियर। जो भी आपको आंसर मिलता है उसको आप क्या करो, चैट बॉक्स में वहां पे लिखते जाओ। इन ऑप्शंस को ना देखिए, और आपको आंसर क्या मिलता है वो चैट बॉक्स में लिखते जाइए।
So what will be the answer over here? It's equals to 2144. अगर आपने इस नंबर को यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखा है देन यू आर एब्सोल्युटली राइट ओवर हियर। अब भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास्ड इन 3 सब्जेक्ट्स ओनली। सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में पास होने वाले बच्चे का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या है, देखिए 3 सब्जेक्ट्स में पास हुई हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं डेफिनेटली 2 सब्जेक्ट्स में फेल हुई हूँ। और हमारे पास क्वेश्चन में 2 सब्जेक्ट्स में कितने बच्चे यहाँ पे फेल हुए वो मेरे को पता है। So number of students who passed in 3 subjects only is equal to number of students who failed in 2 subjects. Yes, and that is equal to 2144 and that's your answer. बहुत ही ज्यादा इजी था, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट क्या था, यहाँ पे ऑप्शंस में गलत नंबर्स दिए हुए हैं। यस यस मैम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास्ड इन 2 सब्जेक्ट्स ओनली। सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में कितने बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं। Again, similar to the question that we have done earlier. Let's see कौन कौन इसका यहाँ पे सही आंसर देता है। Yes, the answer over here will be option number C, that is nil. किस तरीके से मिला, देखिए पूछा क्या गया है, number of candidates who passed in 2 subjects only. Now this thing is equal to what? Number of students who failed in 3 subjects. 3 सब्जेक्ट्स में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, इट इज इक्वल टू 0, दैट इज nil. एंड देयरफॉर यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 सब्जेक्ट्स में पास होना इज इक्वल टू 2 सब्जेक्ट्स में फेल होना, उसी तरीके से यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स में पास होना इज इक्वल टू 3 सब्जेक्ट्स में फेल होना। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में है, तो सिर्फ हमें वो चीज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और आंसर को यहाँ पे लिखते हुए जाना है। सिंपल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question says, how many of unsuccessful candidates passed in 3 subjects? Now, this is a tricky question. थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शंस को देखते हुए अपने आंसर्स को लिखते जाइए। Again, in this particular question, the options that have been given are wrong. So ऑप्शंस को ना देखते हुए अच्छे से अपने आंसर को यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखते हुए जाइए। So what will be the answer over here? It will be 3719 over here. तो किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रिकी वर्ड क्या है, यहाँ पर अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स है। देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, इट इज 7553। इसमें से कितने बच्चे पास हुए हैं सक्सेसफुली, इट इज 1690। तो ये सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का रेट है। वही मुझे अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स कितने हैं वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है। सो 7553 माइनस 1690, इन दोनों ही चीजों को जब मैं माइनस कर लूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई गेट माई आंसर एज 5863। यस, तो इसमें से अभी मुझे क्या करना है, कितने अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स यहाँ पे पास हुए हैं 3 सब्जेक्ट्स के अंदर। 3 सब्जेक्ट्स में पास होने वाले बच्चे कितने हैं वो चीज फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट्स में फेल होने वाले बच्चों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दैट इज 2 सब्जेक्ट्स में फेल कितने बच्चे हुए, इट इज 2144। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 सब्जेक्ट्स में पास होने वाले बच्चे मिल जाएंगे। दिस इज टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स एंड इसमें से 2 सब्जेक्ट्स में फेल होने वाले बच्चों को अगर मैं माइनस कर लूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई गेट माई आंसर दैट इज 3719। क्लियर? मेंशनिंग इट अगेन, यहाँ पे क्वेश्चन में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स क्लियरली दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स कितने हैं वो चीज हमें पहले देखना था और उसके बाद देखना था कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। क्लियर विद दिस थिंग? सो 7553 माइनस क्या किया हमने, 1690 किया और उसके बाद क्या किया, 2 सब्जेक्ट्स में फेल होने वाले बच्चों को माइनस कर लिया। क्लियर विद दिस थिंग? यस मैम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन where we have been asked how many candidates failed in the course. कितने बच्चे यहाँ पर कोर्स में कंप्लीटली फेल हुए हैं। अगेन वेरी सिंपल, आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में की थी उसको चेक करके यहाँ पर आंसर को लिखते हुए जाना है।
देखते हैं कौन कौन इसका यहाँ पे सही आंसर देता है। Yes, the answer over here is option number B, that is 5863. सिंपल, कितने बच्चे यहाँ पे कोर्स में फेल हुए इज इक्वल टू total number of students minus the number of students who have passed in all the subjects. सिंपल, 7553 minus 1690 जो हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में किया था, we had got our answer as 5863. This will be the number of students who have failed in the course, which is nothing but unsuccessful candidates कितने हैं वो चीज हमने क्या की यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। क्लियर विद दिस थिंग? यहाँ पे क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने वो चीज फाइंड की होती है, तो क्या हो जाता है, अगले वाले क्वेश्चन में मुझे वो हेल्प होता है और जो मेरा टाइम होता है वो यहाँ पर बच जाता है। काफी बार क्या होता है, डीआई के अंदर काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, बट कभी भी इस चीज से घबराओ मत। कई बार होता है कि उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की वजह से बाकी सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। कभी भी अटकिए मत। अगर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर वो बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है तो यू कैन स्किप दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है अगले वाले क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन के लिए क्या हो, यहाँ पर एक हेल्पफुल टिप हो। क्लियर विद दिस थिंग? यस मैम। यस यस मैम। नाउ क्योंकि यहाँ पे 13 से 18 क्वेश्चंस थे, 18 क्वेश्चन वाज रिपीटेड क्वेश्चन, सो हम उससे क्या करेंगे, यहाँ पर स्किप कर लेंगे। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। Moving on to the next set of questions. Over here it has been given that among 800 students, 220 failed in Marathi, 300 failed in English and 150 failed in Hindi. 125 students failed in both Marathi and English, 70 failed both in Marathi and Hindi, 60 failed both in English and Hindi, and वही 30 failed in all the three languages. So भाई, based on this particular information you have been given few questions और उन questions को आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर करते हुए जाना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वेन डायग्राम को खुद से क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अर्लियर क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी वेन डायग्राम था, उसके बेस पे हमने क्या किया था, क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें खुद से क्या करना है, वेन डायग्राम निकालना है। आई जस्ट वेट फॉर अ मिनट ताकि आप खुद से वेन डायग्राम निकालो एंड देन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग। यस, आई होप अब सब लोगों ने वेन डायग्राम निकाल लिया होगा। हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस है, तो हम क्या करेंगे, 3 डिफरेंट क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल्स करते हुए जाएंगे। वन विल बी फॉर इंग्लिश, अदर वन विल बी फॉर मराठी एंड द लास्ट वन विल बी फॉर हिंदी। यस, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वी हैव टोटल ऑफ 800 स्टूडेंट्स। यस, इसमें से क्या हुआ है, 220 क्या हुआ है, मराठी में फेल हुए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 220 मराठी में लिख लेंगे। यस, एंड देन वी हैव 300 हु हैव फेल्ड इन इंग्लिश। Yes, and there are 150 who have failed in Hindi. And finally, तीनों सब्जेक्ट्स में फेल होने वाले बच्चे कितने थे, they were 30, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे बीच में 30 लिख लेंगे। Now we will see the merger of them. English and Hindi कहाँ पे है, English and Marathi यहाँ पे हमारे पास है, which is 125, that will come over here. Yes, Marathi and Hindi, that is over here. Marathi and Hindi का कितना है, it is 70. And finally, 60 कितने हैं, English और Hindi के लिए, English and Hindi it will be how much, it will be 60 over here. अगर आपके पास अच्छे से ये वेन डायग्राम है तो आप सारे क्वेश्चंस क्या कर पाओगे, इजीली यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। यस, बेस्ड ऑन दिस क्या सारे क्वेश्चंस हमारे पास है उसे चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस। सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, हमें वो यहाँ पर बताना है। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर यहाँ पे देता है। यू हैव बीन गिवन दीस फॉलोइंग ऑप्शंस। Try to solve the answer and answer your questions in the chat box. So, what is the right answer over here? Yes, the right answer over here is option number A, that is 195. जब भी आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस, एग्जैक्टली 3 लैंग्वेजेस, इस तरीके के आपको आंसर्स फाइंड करने होते हैं, तब आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज n ब्रैकेट m इंटरसेक्शन e प्लस n ब्रैकेट m इंटरसेक्शन h एंड n ब्रैकेट h इंटरसेक्शन e, यानी दो लैंग्वेजेस में जो फेल हुए उनको पहले ऐड कर लो
and then subtract it by twice the all the three one, that is m intersection h intersection e. Yes, so इनको आंसर करते जाओ, जैसे कि यहाँ पे आएगा 125 एंड देन वी हैव 70 एंड देन वी हैव 60. माइनस क्या करेंगे, 2 into 30 यहाँ पे करेंगे. So if you add all of them, it will be 255 and minus 60 if we do, we'll be getting our answer as 195. You can either follow this particular formula या फिर आप एक और बार क्या कर सकते हो कि आप 125 में से 30 माइनस कर लो. yes, तो कितना आ जाएगा, you will be getting 95. उसी तरीके से 60 minus 30 you will get 30 and then 70 minus 30 you will be getting as 40. yes, पहले सबको माइनस कर लो और आखिरी में 30 को ऐड कर लो तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 195 ही मिलेगा. There are two different methods to solve this thing, but I prefer the formula one better. Yes, I hope सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया है. So what? Now moving on to the next question. Now over here you have been asked how many students failed only in one language, and the options given are 195, 165, 220, 250 and 255. अभी भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, हमें वो यहाँ पे क्लियरली बताना है. देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर यहाँ पे देता है. So how do we solve this particular question? इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली मराठी, ओनली इंग्लिश एंड ओनली हिंदी, इन तीनों को सिंगल सिंगल करके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा. एंड अगेन यू गॉट अ सिंपल फॉर्मूला. क्या होगा यहाँ पे, इट्स एन ब्रैकेट, अगर मुझे मराठी फाइंड करना है तो मैं मराठी से स्टार्ट करूंगी, दैट इज एन ब्रैकेट एम माइनस एन ब्रैकेट एम इंटरसेक्शन एच. यस, माइनस एन ब्रैकेट एम इंटरसेक्शन ई, यानी मराठी के साथ जो भी मर्जर्स है उन सबको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस करते जाएंगे. And then finally we will add n bracket m intersection h intersection e. yes, क्योंकि हमें वहां पे टू लैंग्वेजेस का करना था, हम क्या कर रहे थे वहां पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे. यहाँ पे सिंपल चीज है कि हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, दैट इज मर्जर ऑफ 3 को हमें यहाँ पे ऐड करना है. यस, सो हमारे पास मराठी में कितने बचे थे, वी हैड 220 हु हैड फेल्ड. यस, उसमें से मर्जर ऑफ मराठी एंड हिंदी कितने थे, इट वाज 125 एंड मर्जर ऑफ मराठी एंड इंग्लिश वेर हाउ मेनी, इट वाज 70 एंड ऐड कर लेंगे हम लोग इसको 30 के साथ. सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 55. इसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए जाओगे. कैसे? सो कैसे करेंगे हम इसे, अगर मुझे हिंदी फाइंड करना है तो हिंदी में कितने बचे थे, वी हैड 150 स्टूडेंट्स, और हिंदी का मर्जर किस किस के साथ है, यहाँ पे मराठी के साथ और यहाँ पे इंग्लिश के साथ. सो 60 एंड 70, सो माइनस 70 एंड माइनस 60 एंड एड 30 ओवर हियर. तो फाइनली आंसर आपके पास कितना मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 50. वही इंग्लिश के लिए कितना है हमारे पास, इंग्लिश वी हैव टोटल ऑफ 300 स्टूडेंट्स हु हैड फेल्ड. यस, एंड 300 में से हम क्या माइनस करेंगे, उनके मर्जर्स को माइनस करेंगे, जैसे कि 125 एंड वी हैव गॉट ओवर हियर व्हिच इज 60 एंड वी विल ऐड फाइनली 30 ओवर देयर. सो टोटल आंसर हमें कितना मिल जाएगा, वी विल गेट 145 एंड मराठी का ऑलरेडी हमने देखा था इट वाज 55. सो तीनों को जब आप ऐड कर लोगे यू विल बी गेटिंग योर फाइनल आंसर एज 250. दैट इज योर आंसर. हमें यहाँ पे क्या करना था, वी हैड टू फाइंड द ओनली वंस, यानी एक ही एक लैंग्वेज में फेल होने वाले बच्चे कितने थे वो हमें एक एक करके यहाँ पे फाइंड करना था, और फाइनली उसको ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा. ओवर क्लियर? यस मैम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. यहाँ पे हमें टैबुलर फॉर्मेट में कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू सॉल्व फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस ओवर हियर. व्हाट इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन, स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एट डायग्नोसिस 0 से लेकर 5 तक जो भी स्टेजेस होते हैं वो दिए हुए हैं, एंड उसका परसेंटेज के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूशन इन यूएसए एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया दिया हुआ है. यस, एंड देयर इज सम मोर इंफॉर्मेशन एज वेल कि भाई टोटल नंबर ऑफ कैंसर केसेस इन फीमेल एक्सक्लूडिंग मेलानिन इन 2012 इन इंडिया इज 5,37,452. So based on this particular information we have to solve these questions. देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है. The first question says, what percentage of breast cancer cases in India present with stage 3 and stage 4 disease? Stage 3 और stage 4 की diseases कितने हैं इंडिया के अंदर, हमें वो चीज यहाँ पर बताना है in the form of percentage. देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर यहाँ पे दे पाता है. A very simple question, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे. So let's check out what the answer will be.
यस, इट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 76%। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, परसेंटेज फॉर्मेट में दिया, ऑलरेडी हमारे पास डेटा भी परसेंटेज फॉर्मेट में है, इंडिया में पूछा गया, तो हम लोग सिर्फ इसी पर्टिकुलर कॉलम को देखेंगे। स्टेज 3 और स्टेज 4 को ऐड कर लो, दैट इज स्टेज 3 वी हैव गॉट 52 एंड स्टेज 4 वी हैव गॉट 24। So if you add both of them, you will be getting your answer as 76%. Very simple. Yes, ma'am. Let's move on to the next question. The next question says, what is the ratio of number of patients who present in stage 3 and stage 4 disease in USA to the number of patients present with stage 0, 1, 2 disease? अब भाई सिर्फ यूएसए को ही हमको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है और यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है स्टेज 3 एंड स्टेज 4 को मिला के विथ व्हाट 0, 1 एंड 2। यस, देखते हैं कौन कौन इसको आंसर देता है। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। So, shall we see the right answer? Yes, the right answer over here is 1:9। किस तरीके से मिला? हमें सिर्फ यूएसए को यहाँ पे देखना है। यस, 3 एंड 4 स्टेज में कितना कितना है? इट इज 6 + 4। ईस्ट रो में किसका देखना है? 0, 1 एंड 2। 0, 1, 2 में कितने कितने हैं? इट इज 16%, 40% एंड वी हैव 34%। सो इन सबको ऐड कर लो, वी विल गेट 90 ओवर हियर एंड वी विल गेट 10 ओवर हियर। वेरी सिंपल, 0 एंड 0 गेट्स कैंसल, 1:9 विल बी आवर आंसर ओवर हियर। यस, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देते हैं तो देखिए 1:9 भी है, 9:1 भी है, तो कभी भी ध्यान दिया करो कि क्वेश्चन में क्या और किस ऑर्डर में पूछा गया है। क्लियर विद दिस थिंग? यस मैम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the breast cancer constitutes 27% of all the cancer cases in female in India in 2012, what is the number of breast cancer cases to the nearest round of number? हमें नियरेस्ट राउंड ऑफ नंबर पे क्या करना है? आंसर यहां पर मेंशन करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या सारी चीजें दी हुई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या सारी चीजें यहां पे दी हुई है एंड देन आंसर योर पर्टिकुलर क्वेश्चन। So shall we move on to the answer? Yes, the right answer over here is option number B. मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होती है सभी इंफॉर्मेशन को अच्छे से ध्यान से पढ़ा करो। यहाँ पे क्या है, हमको पूछा गया है कि भाई अगर 27% यहाँ पर कैंसर केसेस जो फीमेल के अंदर है, अगर वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है तो कितने ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हमारे पास यहाँ पे है। वी हैव ऑलरेडी गिवन इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट कि टोटल नंबर ऑफ कैंसर केसेस इंडिया में फीमेल के अंदर कितने हैं? इट इज 5,37,452। सो इसी चीज का क्या करना है, हमें यहाँ पर 27% यहाँ पे फाइंड करना है। सो टू सिंप्लीफाई इट, हाउ विल वी डू दैट थिंग? So to calculate 27% of this particular number, you can break down it into 20% plus 7%. इसका 10% कितना होगा? It will be 53,745 एंड इसका डबल कितना होगा? 20% होगा, that is 1,07,490 होगा। यस, एंड इसी का 7% कितना होगा? दैट इज यहाँ पे हमारे पास 10% है, आप इसका 7% फाइंड कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे पॉइंट डालो तो 1% आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाइड बाय 7 करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका 7% का आंसर आ जाएगा। यस, इट विल बी 37,618। सो सिंपली इन दोनों को ऐड कर लोगे तो यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 1,45,112। यस, हमने क्या किया? यहाँ पे 10% फाइंड किया, उसका डबल किया तो 20% मिल गया। और 1% के लिए हमने क्या किया? सिंपली यहाँ पे पॉइंट डाल लिया तो 1% का आंसर आया। इसको मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे तो 7% का आंसर मिल जाता है। क्लियर? सो सिंपली ऐड इट एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर। आई होप आप सब लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, we have been asked, what is the number of breast cancer patients in India with stage 1 disease in 2012 considering the given data? डेटा में जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बताना है कि स्टेज 1 में इंडिया के अंदर कितने ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स रहे होंगे। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अच्छे से इंफॉर्मेशन को पढ़ो और अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में लिखते जाओ। So let's move on to the answer. Yes,
The right answer over here is 1451, which is option number A. किस तरीके से हमें आंसर मिला? यहाँ पे देखिए, हमें ऑलरेडी पता है कि इंडिया के अंदर जो कैंसर पेशेंट्स है वो इतने हैं, और इसमें से जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स है वो कितने थे? 27% थे। और इसका आंसर हमें ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में मिल गया था, विच इज 1,45,112। अगर आप पिछले क्वेश्चन को आंसर करेक्टली कर पाए हो, तभी आप क्या कर पाओगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ स्टेज 1 में कितने पेशेंट्स है वो हमें देखना है। एंड स्टेज 1 इंडिया के अंदर हमारे पास कितना परसेंटेज है? इट इज ओनली 1%। सो इस पर्टिकुलर नंबर का अगर हम लोग 1% निकालेंगे, दैट इज 27% ब्रेस्ट कैंसर के थे, वो हमें मिल गया है। इसका अगर 1% निकालेंगे तो स्टेज 1 में कितने पेशेंट्स है हमें वो मिल जाएगा। एंड 1% इज वेरी सिंपल, हमें क्या करना है, 2 नंबर पीछे जाना पड़ेगा, विच विल बी 1451। अगर एक नंबर पीछे जाओगे तो 10% मिलेगा, और एक और नंबर पीछे जाओगे तो आपको 1% मिल जाएगा। क्लियर विद दिस थिंग? आई होप आप सब लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। The next question says, what is the ratio of number of patients who are present with stage 0, 1, 2 disease in India to the number of patients present in stage 3 and 4? अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, पहले क्वेश्चन की तरह रेशियो में पूछा गया है। यहाँ पे हमारे पास इंडिया की डेटा देखनी है। क्लियर? सो फटाफट आंसर देखो क्या होगा इसका। So shall we see the answer? Yes, the answer over here is option number C, that is 0.31. पहले क्वेश्चन में हमें यूएसए की डेटा पूछा गया था, इस क्वेश्चन में हमें इंडिया की डेटा पूछी हुई है। और रेशियो किस तरीके से, पहले हमें 0, 1 और 2 को ऐड करना है। 0, 1, 2 को ऐड करोगे 0, 1 and 23. So if we all three of them, what will we get? We will get 24. वही 3 and 4 को ऐड करोगे, that is 52, प्लस अगर हम 24 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? We will get 76. पर जो हमें रेशियो है वो हमें डिवाइड करके पॉइंट में बताना है, दैट इज 24 डिवाइड बाय 76। अगर आप डिवीजन करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? यू विल बी गेटिंग 0.311। यस, एंड देयरफॉर द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर विद दिस थिंग? यस मैम। आई होप आप सब लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर पाए होंगे। So with this we come to the end of our today's session. आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमने डीआई के काफी सारे क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया है, और उनको किस तरीके से हम मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं उसको अच्छे से देखा हुआ है। आई होप आप सब लोग साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करे होंगे। हो सके तो अपने नंबर्स को यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखते हुए जाना। नाउ विद दिस जब भी आप डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपको कम से कम समय में क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड डीआई में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पे डिफिकल्ट हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वजह से बाकी सारे क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मैंने ये पहले भी कहा है कि किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप अटक रहे हो तो उस पर बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट कभी भी मत किया करो। हो सके तो 1 मिनट या 1.5 मिनट क्या करो, उस पर स्पेंड करो, बट मोर देन दैट प्लीज डू नॉट स्पेंड योर टाइम ओवर देयर। यस, सेइंग दिस, आई होप आप सबके लिए ये पर्टिकुलर लेक्चर बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन, प्लीज गिव अ थम्स अप टू दिस थिंग एंड डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उन सबको भी क्या हो, इससे पर्टिकुलर हेल्पफुल हो। यस, सब्सक्राइब टू आवर पर्टिकुलर चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम लोग इस तरीके के वीडियोस डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। Everstudy has got its own app, so you can even download it, और जितने भी कोर्सेस हमारे पास है, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी वहां पे मिल जाएगी। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। For further more information, you can even visit to our website www.everstudy.co.in. और अगर आप हमको पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन इवन ईमेल अस एट hello@everstudy.in, और आप इस पर्टिकुलर कांटेक्ट नंबर पे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। With this, I sign off for today's session. Take care, happy learning. Thank you. Have a nice day.